नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या? तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएँ और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹501 में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सकें। तो चूहा अपने भोज्य पदार्थ को खाता है। बताना है आपको कि चूहा जो है वो अपना भोजन जो खाता है, भोज्य पदार्थ को, वो कैसे खाता है ना, किस प्रक्रम के तहत चूहा जो है अपने भोज्य पदार्थ को खाता है, आपको बताना है। कुटपाद विधि की तरफ, मकरंद का रस चूस करके, कुतर कुतर कर, या कोई नहीं। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे होंगे कि चूहा जो है अपने भोज्य पदार्थ को कुतर कुतर कर खाता है। जब आपके घरों में चूहा घुस जाता है तो आप सभी अवश्य देखते होंगे हर समय कुतराने कुतराने का। आखिर ये चूहा कर क्या रहा होता है, तो ये अपने भोज्य पदार्थ को कर रहा होता है, उसको कुतरने से ही भोज्य पदार्थ मिलता है, ठीक है। तो चूहा अपना भोज्य पदार्थ कैसे करता है, तो कुतर कुतर कर किसी भी चीज को वह अपना भोज्य पदार्थ बनाता है। तो चूहा को भोजन करने का जो प्रक्रम है, जो विधि है, उसको कहते हैं कुतर कुतर कर। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में झिल्ली होती है। अमीबा जो हम लोगों का होता है उसमें झिल्ली कैसी होती है, एक कोशिका, द्विकोशिका, बहुकोशिकीय, या कोई नहीं। तो देखिए अमीबा में जो यहाँ पर झिल्ली लगी होती है, जो अमीबा बना होता है, जो उसमें झिल्ली बनी होती है, वो एकल कोशिका होती है, ठीक है, एकल कोशिका होती है। और ये प्रश्न जो है यूपी टेट और एमपी टेट दोनों में पूछा गया है अमीबा का, और यहाँ झारखंड के जेएसएससी एग्जाम में भी अमीबा आया हुआ। तो अमीबा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस सभी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारे प्रश्न जो अभी तक आपके सभी राज्यों में आ रहे हो, सभी प्रश्न आप देख रहे हैं तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही मिल रहा है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही लेकर के आते हैं, जिससे आप ये कंफर्म हो सके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको हम सबूत के साथ भी दिखा देते हैं। हाइड्रा एक जंतु है। हाइड्रा एक किस प्रकार का जंतु है, बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, द्विकोशिकीय है, या कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रा जो होता है वो आपका बहुकोशिकीय जंतु है, ठीक है, बहुकोशिकीय जंतु है हाइड्रा। मनुष्य में भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, किसी से नहीं। मनुष्य में भोजन का पाचन जो है आरंभ कहाँ से होता है, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या किसी से नहीं। किससे होता है, देखिए आपको हम बता दें ये प्रश्न जो है अब तक 1001 बार आपका जो है आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत या शिक्षक बहाली में कहिए या रेलवे बहाली में 1001 बार आया है, ठीक है, कि मनुष्य में भोजन का पाचन का आरंभ कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बता दिए होंगे, मुख से। कहाँ से होता है, मुख से। जैसे ही हम भोजन को डालते हैं मुख में तो भोजन का पाचन जो है जैसी जीव ग्रंथियां, लाला ग्रंथियां से लगती है तो पचना शुरू हो जाती है। मनुष्य में भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से ही आरंभ शुरू हो जाता है। जैसे ही हम मुख में डालते हैं वहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। बहुत बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। कहाँ पर मनुष्य का भोजन पाचन समाप्त हो जाता है, आपको बताना है। बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख में, या अमाशय में। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है भोजन को कहाँ डालते हैं, मुख में। अब मुख से होते हुए या बड़ी आंत होते हुए या कहाँ चली आती है, छोटी आंत में, ठीक है। यानी सबसे अंतिम कहाँ होता है, मनुष्य का भोजन का पाचन जो समाप्त हो जाता है सबसे अंतिम
छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। जब भोजन छोटी आंत में हमारा आ जाता है तो इसमें जो है अवशेष के रूप में जो खराब या कूड़े-कचरे या जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो नहीं पचता है, वो यहाँ पर पदार्थ जो उत्सर्जन के रूप में ये हमारे शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो मनुष्य का भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है और अंत जो होता है वो छोटी आंत में होता है। बहुत बार आया हुआ है कि मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त कहाँ पर होता है, अंत कहाँ पर होता है? ये भी आपको 501 बार प्रश्न पूछा गया है। तो भोजन का प्रारंभ मुख से और भोजन का अंत छोटी आंत से होता है। ठीक है? चलिए अगला देखिएगा। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में या अमाशय में। ठीक है? तो जो मनुष्यों में अवशोषण किया जाता है वो कहाँ होता है? तो अवशोषण जो किया जाता है वो आपका छोटी आंत में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पाचन, परिपाचन, उत्सर्जन या कोई नहीं। ठीक है? तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जितना ब्लड बनने रहते हैं वो ब्लड के रूप में बन करके हमारे शरीर में दौड़ने लगता है और जितना अपशिष्ट और बेकार या व्यर्थ पदार्थ जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है? तो शरीर से जो बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं या उत्सर्जन, उसको निकालते हैं। ठीक है? तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। मल का त्याग करना, क्या कहते हैं? त्याग करना यानी उत्सर्जन करना। ठीक है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जिस समय बच्चा जब रहता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, तो उसके दूध के दांतों की संख्या होती कितनी है आपको बताना है। 15, 20, 25 या 32। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, 1001 बार प्रश्न आ गया है दूध के दांत की संख्या। इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा, दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या जो माना गया है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 22 होती है, 32 होती है, 28 होती है। कितनी होती है अस्थाई दांत की संख्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारे यहाँ अस्थाई दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आपका भी राइट आंसर आ रहा होगा। चलिए, जिससे आंसर आते जा रहा है और आप इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं, सब प्रश्न आपको किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स है वही मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी का नोट्स तो पढ़ना कोई भी कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कोई नोट्स यहाँ परचेज करके डेली के लिए जुड़ जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में भी समय है। आप जुड़ करके बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, अनंत बार या कोई नहीं। ठीक है? तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो होता है कितने बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनंत बार? कोई बार नहीं। ठीक है? बहुत बार। तो देखिए मनुष्य का जैसे एक तो होता है दूध का दांत, पहली बार निकलता है और फिर ये दूध का दांत टूट जाता है। दूध का दांत टूटता है और जब दूध का दांत टूटता है तो एक दूसरी बार दांत निकलता है और यही 2 बार निकलता है। इसके बाद यदि दांत टूटता है तो दांत को लगवाना पड़ता है या उसका इलाज करवाना पड़ता है ना। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। ठीक है? कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि हमारा जो जीभ हम मिला हुआ है, टंग मिला हुआ है, उसका मुख्य कार्य क्या है? ये भी आपको जो है यहाँ पर जेटेट में पूछा गया था, समझे? तो देखिए यहीं से प्रश्न छपा हुआ था आपका, ये एक्सरसाइज का 7 का एनसीईआरटी का विज्ञान का। ठीक है? तो ये सभी छपा हुआ था। तो जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना या सभी। तो देखिए जीभ का मुख्य कार्य तो पहला दिया है भोजन को लार से मिलाना, ये तो होता ही है। जैसे ही हम मुख में भोजन को डालते हैं तो ये अपने लाला ग्रंथि या लार के साथ मिला करके भोजन का पाचन शुरू कर देता है, ये काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। अगला है निगलने में सहायता करना। ठीक है? जीभ क्या करता है? तो हम जो भोज्य पदार्थ देते हैं उसको चबा चबा करके और उसको छोटा भाग में बना करके लारा ग्रंथियां उत्पन्न करता है और उसको जठर रग की तरफ से अंदर की ओर डालता है, यानी निगलने में भी सहायता करती है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोलने में सहायता करता है। अगर आपका जीभ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये बोलने में भी सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पलक पदार्थ का रस, जठर रस, पिठर रस या कोई नहीं। ठीक है? हमारा जो अमाशय है उसमें कौन सा रस स्रावित होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया आपको, बहुत ही एमवीवीआई है, लगभग सब जगह पूछ दिया जाता है। तो अमाशय में जो होता है वो जठर रस होता है। कौन सा रस होता है? जठर रस होता है, जो भोजन को क्या करता है? पचने में सहायक करता है। तो अमाशय में जठर रस पाया जाता है।
अब है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी प्रश्न अब तक के प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया हुआ है। और आपको हम बता दें, ये आपको यूपी टेट, उड़ीसा, जेटेट सब में पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अमाशय में जो भोजन पाचन के लिए होता है उसमें जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एकदम दिमाग बना लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बार बार आपका आता है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, अमाशय का आंतरिक सतह जो है किस झिल्ली का बना होता है आपको बताना है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। तो देखिए, पिट्टर अमाशय का जो आंतरिक सतह होता है वो श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है। किस झिल्ली का बना हुआ रहता है, श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है, 7.5 मीटर, 5.2 मीटर, 4.3 मीटर या 6.4 मीटर। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार नहीं आए हैं लेकिन 2-4 बार आए हैं, तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। यकृत के संबंध में क्या सही है आपको बताना है, जो हमारा यकृत है उसके संबंध में क्या सही है आपको बताना है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर देखिएगा, यह लाल भूरे रंग की होती है, यकृत जो होता है जो वो लाल भूरे रंग की होती है, यह उदर के दाहिनी ओर अवस्थित होता है ना। उसके बाद होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो यह लाल भूरे रंग की होती है, यह बिल्कुल सही है। यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है यकृत, ये भी सही है। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आती है वो आपको ग्रंथि में अगर पूछेगा तो वो यकृत होता है। क्या होता है, वो यकृत ग्रंथि ही होता है। ठीक है, अगला है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है ना। भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत ग्रंथि में, कोई नहीं। ठीक है, तो जब भोजन का छोटी आंत में जो नहीं हो पाता है वो उसको कहाँ हम लोग भेजते हैं, तो उसको जो है हम लोग बड़ी आंत में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं, बड़ी आंत में भेजा जाता है। जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है, हम लोग स्वाद जो पहचानते हैं वो किससे, जीभ से पहचानते हैं। ठीक है, तो जीभ में स्वाद पहचानने के लिए क्या होता है, जठर रस होता है, पीत रस होता है, स्वाद कलिकाएं होती है या कोई नहीं होता है। ठीक है, तो जीभ में जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो आपको स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर यदि आप जो चीज लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वाद जो है प्राप्त होते हैं। तो स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ में पाई जाती है। खाद्य पदार्थों का परीक्षण जो यहाँ पर दे रहा है अगला, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, ये नहीं है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर अगला है आपका, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, चलिए यही है, जीभ में स्वाद पचाने के लिए। अगला है, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है बड़ी आंत, छोटी आंत, स्वांगीकरण या स्थायीकरण। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, तो पाचन जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है पाचन, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं, अमीबा जो होता है वो अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं, कुटपाद विधि, मकरंद, अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े को पकड़ कर खाते हैं या यहाँ पर कुतर कुतर कर खाते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से करते हैं, तो देखिए आपको बता देते हैं। ठीक है, अमीबा अपना भोजन, एक है कुटपाद विधि, एक है मकरंद, एक अनाज के दाने तक कीड़ों मकोड़ों को पकड़ कर खाती है और कुतर कुतर कर। देखिए मकरंद तो ये आप समझ गए होंगे, मधुमक्खी की तरफ से मकरंद, ये फूलों के रस को चूस करके मकरंद बनाते हैं और ये अपना भोजन बनाते थे, तो मधुमक्खी का विधि है। ठीक है, और कुतर कुतर करके भी आप देख लिए, ये किसका विधि है भोजन बनाने का, चूहा का है। और अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़ों को पकड़ खाते हैं तो घट पड़ने का उसका पौधा का है। तो अब आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, वो है कुटपाद विधि, तो यही है आपका यहाँ पर करने का। तो अमीबा में जो भोजन होता है वो किस विधि से होता है, कुटपाद विधि तरफ से होता है। कैसे होता है, कुटपाद विधि से अमीबा में भोजन
होता है। ठीक है, अगला है मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं? मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? कुटपाद विधि के द्वारा, फूलों के मकरंद को चूसकर, कुतर कुतर कर, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी आपने देखा कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है, तो कुटपाद विधि द्वारा अमीबा का होता है। कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है? अमीबा का होता है। अब फूलों के मकरंद को चूसकर कौन बनाती है? तो मधुमक्खी कहते हैं, जिसको लोग मकरंद विधि कहते हैं। तो ये मधुमक्खी का हो गया। और अगला है देखिए कुतर कुतर कर, क्या है आपका? कुतर कुतर कर। तो ये कौन करता है? चूहा करता है। ठीक है, चूहा करता है कुतर कुतर कर। अगला है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फूलों के मकरंद को चूसकर करती है मधुमक्खी अपना भोजन। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप अगर प्रैक्टिस सेट में ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब से वो बना हुआ नहीं रहता है, वो तो बने हुए रहते हैं किसी और के, लेकिन बस एग्जाम आते हैं तो ऊपर के रेफर चेंज करके आपको दे दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग जल्दी करके यहाँ पर जुड़ेंगे और सारे एनसीईआरटी का जो नोट्स और पीडीएफ आपको मिल रहा है इसको पढ़ लेंगे और इस पर आधारित सारे वीडियो को देख लेंगे, तो आपको यहाँ पर सारी परीक्षाएं, हम एक परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के झारखंड में जितनी परीक्षाएं हैं सभी राज्यों में, उसको आप जरूर क्रॉस कर जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, आप सभी बहुत जल्द जुड़ जाएंगे।